Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM online पाठशाला where success begins. This video is related to general knowledge. जनरल नॉलेज के रिलेटेड अपना ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कि संवैधानिक समूह या संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है ये वीडियो हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे वो, और ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कौन असंवैधानिक है। संविधान में असंवैधानिक का मतलब जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ नहीं हो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और जो संवैधानिक चीज़ें हैं जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है उनसे आर्टिकल्स पूछते हैं वो, कि ऐसे बोलेंगे कि चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में बताया गया है, चुनाव आयोग को कौन से आर्टिकल में बताया गया है। आपसे पूछेंगे कि वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है। या फिर और दूसरी बात क्या देखेंगे, जो ये चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, संवैधानिक समूह है, उनकी फर्स्ट जो चेयरमैन रहते हैं, जो फर्स्ट कमिश्नर है, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग है, वो कौन है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन है और लास्ट वाला अध्यक्ष कौन था। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ की फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। टोटल 8 है, उन 8 को हम एक एक करके देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम में से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का नंबर यही है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये नंबर है टेलीग्राम का। या तो आप इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, या फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, वहाँ पर एक लिंक दे रखा हूँ बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर लेना आप। लेकिन वो कभी कभी एरर दिखाता है, तो आप मुझे इस नंबर पे, ये टेलीग्राम नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर एक ही है, इस पर मैसेज कर देना मुझे कि मुझे ऐड कर दो सर, मुझे ऐड कर दो उसके अंदर, तो मैं आपको उस वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँ। क्योंकि पीडीएफ वगैरह, और एक तो यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ वो, और उनके अलावा बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चुनाव आयोग की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। चुनाव आयोग क्या, वही चुनाव आयोग जो टाइम टू टाइम इलेक्शन वगैरह करवाता है, कौन से पार्टी का कौन सा चिन्ह रहेगा इस चीज़ का डिसाइड करता है। ये सब चीज़ें कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चुनाव आयोग के बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आर्टिकल 324 में पार्ट 15 में इसका उल्लेख मिलता है। पार्ट भी याद रखना है आपको, कौन से पार्ट में, आर्टिकल 324 में पार्ट 15 में इसका उल्लेख मिलता है। चुनाव आयोग के जो मेंबर्स होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति, अपने देश का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो चुनाव आयोग की या फिर इसके मेंबर्स की, इनके मेंबर्स की नियुक्ति करता है। आपसे पूछे कि चुनाव आयोग में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 3 लोग होते हैं इसके अंदर, 3 सदस्य होते हैं इसके अंदर। एक तो खुद चेयरमैन होता है, मेन हेड होता है चेयरमैन, और 2 मेंबर्स होते हैं इसके। तो 3 लोग होते हैं, 3 लोगों को मिला करके चुनाव आयोग बन जाता है, जिनका गठन वो जिनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी राष्ट्रपति करता है। और कौन से आर्टिकल में बताया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, आर्टिकल 324 के पार्ट नंबर 15 में। ओके, कोई बोले जैसे मान लो आप इलेक्शन कमिश्नर बन गए, आपने इलेक्शन कमीशन ज्वाइन कर लिया, आप मेंबर हो उसके, तो आपका रिटायरमेंट कब होगा, कार्यकाल कितना रहेगा आपका, तो यहाँ पर पता होना चाहिए या तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। मतलब क्या है कि आप जैसे ही उसके अंदर लगोगे ना, जैसे आप मेंबर बन गए, तो जिस दिन आप मेंबर बनोगे उस टाइम से या तो 6 साल पहले हो जाए आपको, 6 साल हो जाए आपको वहाँ पर काम करते हुए, या फिर आपकी खुद की एज 65 साल हो जाए। दोनों में से जो पहले हो जाएगी ना, उसी टाइम आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है या तो आपको नौकरी करते हुए 6 साल हो जाए, या फिर आपकी एज 65 साल हो जाए। दोनों में से जो पहले हो जाएगी उसी टाइम पर आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये इतना इसका कार्यकाल होता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले की बात करते हैं। देखो, इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन था, सुकुमार सेन था। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन। और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। पहला कौन था, सुकुमार सेन था, और प्रेजेंट में कौन है, सुनील अरोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बात होगी। देखो अपन मोस्ट इस टाइम पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। बाकी और आर्टिकल का वीडियो बाद में अपलोड करूँगा, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे। वो कौन से आर्टिकल में, बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट है। सारे सारे आर्टिकल हम याद नहीं कर सकते, और सारे सारे आर्टिकल पूछे भी नहीं जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछा जाता है, तो उनको हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी वही जो आईएएस वगैरह के एग्जाम लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है,
तो इसके बारे में आर्टिकल 315 से 323 में बताया गया है, 315 से लेकर के 323 में, लेकिन स्पेशली 315 में बताया गया है इसके बारे में। और वो भी कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 14 में, पार्ट नंबर 14 में बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, आर्टिकल 315 में ओनली यूपीएससी की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है, वही प्रेसिडेंट करता है नियुक्ति की। कार्यकाल सेम है आपका 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स, यही आपका सेम है। अच्छा, आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, देखो अगर आप यूपीएससी के मेंबर बन गए, आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए, मान लो अध्यक्ष बन गए या फिर आप यूपीएससी के मेंबर बन गए, फिर आपका रिटायरमेंट होएगा ना, उसके बाद में आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, ये इनका नियम होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएससी का अध्यक्ष इस पद के बाद कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता। मतलब एक बार अगर कोई यूपीएससी का मेंबर बन गया, उसके बाद में वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, बाहर कोई प्राइवेट जॉब ही कर सकता है फिर वो, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, कार्यकाल इतना रहता है, ये तो सेम है ही। ये भी कोई याद रखना कि ये तो याद रखने की क्या बात है, ये तो याद ही हो गया होगा कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता एक बार अगर कोई मेंबर बन जाए उसके बाद में। आर्टिकल ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 315 से 323 के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि स्पेशली सिर्फ यूपीएससी की कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो आपको बताना चाहिए 315 में बात की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं पहला अध्यक्ष कौन था इसका, यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था, रोस बारकर था। ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी का फर्स्ट अध्यक्ष कौन था, रोस बारकर। और वर्तमान में कौन है, अरविंद सक्सेना। वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये बात हो गई। तीसरे पे हम चलते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट लेवल पे, जैसे राजस्थान में आरपीएससी होती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार में बीपीएससी होती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात में जीपीएससी होती है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। इसलिए हर एक राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग। इसकी बात करते हैं, देखो सेंटर पे जो यूपीएससी रहती है उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ओके, वहाँ पर राष्ट्रपति हेड होता है सेंट्रल लेवल पे। और अगर वैसे ये तो हेड होता है, स्टेट पे भी होता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, सेंटर पे यूपीएससी वगैरह की या फिर इलेक्शन कमीशन की तो प्रेसिडेंट करता है। और मैं बोलूँ राज्य लेवल पर जो राज्य लोक सेवा आयोग है उस पर नियुक्ति कौन करता है, मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है गवर्नर, राज्यपाल। जो स्टेट के लेवल पे होता है ना राज्यपाल, गवर्नर, वो करता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, कौन करता है, राज्यपाल करता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स होता है। ये 62 ईयर्स यहाँ पर क्यों दिया गया है, यहाँ पर 65 ईयर्स क्यों नहीं है, जैसे अभी ऊपर देखे थे हम, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मेंबर अगर यहाँ पर पहले रिटायरमेंट हो गया उसका, मतलब पहले वो रिटायरमेंट हो गया, दोनों में जो पहले हो गई, तो वो स्टेट लेवल से, राज्य लोक सेवा आयोग से वो संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बन सकता है। इसलिए यहाँ पर ये एज कम करी गई है। अगर मान लो सबकी एज यहाँ से कम कर दे, यहाँ पे 65 रख देते, तो फिर सेंटर लेवल पे जो यूपीएससी है उनके मेंबर किन को बनाते, इसलिए यहाँ पर थोड़ी कम रखी गई है कि यहाँ से अगर उसका पहले रिटायरमेंट हो गया तो ही कैन ज्वाइन और शी कैन ज्वाइन संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी टाइप ऑफ यूपीएससी या फिर चुनाव आयोग, इनके लिए सदस्य के लिए वो नियुक्त हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कम रखा गया है। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है चेयरमैन सदस्य मेंबर को ओनली राष्ट्रपति ही हटा सकता है। देखो यहाँ पर अगर कोई मेंबर बन गया या फिर कोई चेयरमैन बन गया राज्य लोक सेवा आयोग में, तो इनको ज्वाइन करवाने का काम, नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल इनको नियुक्ति तो कर सकता है इनकी, लेकिन हटा नहीं सकता। हटा कौन सकता है, हटा सिर्फ ये राष्ट्रपति सकता है, इसको ओनली राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि राज्यपाल सिर्फ नियुक्ति ही कर सकता है, हटाने का काम इसका नहीं है, इसके पास ऐसी पावर नहीं है कि लोक सेवा आयोग के जो मेंबर्स है, जो चेयरमैन है, उसको ये राज्यपाल हटा दे। वो पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्टेट लेवल पे है ना, स्टेट लेवल पे लोक सेवा आयोग होता है एक, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसे, लेकिन एक स्टेट के ऊपर 2 लोक सेवा आयोग भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, अगर कोई राज्य चाहे तो वो खुद के 2 लोक सेवा आयोग बना सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है, देखो संविधान के अंतर्गत राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान है। संविधान में लिखा गया है कि अगर किसी स्टेट से, किसी राज्य से उनका कार्यभार संभल नहीं रहा एक लोक सेवा आयोग से, तो वो 2 लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, ये संविधान में प्रावधान है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है कोई भी राज्य ऐसा।
अब बात करते हैं फोर्थ की। अब बात आती है वित्त आयोग की। वित्त आयोग की इंग्लिश में फाइनेंस कमीशन जो होता है। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? मैं अपने संविधान के में 280 नंबर वाले में। ओके, इसका गठन हर 5 साल में किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, वित्त आयोग सेंट्रल लेवल पे है तो गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेंट्रल लेवल पे देखो कोई चीज़ होती है ना, उसका गठन तो करेगा राष्ट्रपति। और स्टेट लेवल पे कोई चीज़ है ना, उसका गठन करेगा या फिर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, गवर्नर, स्टेट लेवल का जो गवर्नर होता है। और सेंट्रल लेवल पर किसी चीज़ की नियुक्ति करनी है या गठन करना है तो वो कौन करता है? फिर प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ओके, अब बात करते हैं कि अब तक कितने 5 साल में आते हैं ना, देखो 5 साल में आते हैं तो हर अब तक कितने आ चुके हैं? 14 आ चुके हैं। अब तक 14 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं और इस टाइम पर 15वां चल रहा है। ये जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 15वें नंबर का चल रहा है। तो हम देखेंगे कि पहला तो कौन था, 14वां कौन था और 15वां कौन था अध्यक्ष इसका। तो देखो ये जो 15वां है ना, इसका तो यहाँ पर लिखा हुआ है NK सिंह था। ये जो 15वां इस टाइम पर जो प्रेजेंट में चल रहा है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है, उसके चेयर में उसके अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में जो चल रहा है 15वां नंबर का, उसका अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है चेयरमैन। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि वित्त आयोग में कितने लोग होते हैं टोटल, आपको बताना है 5 लोग होते हैं वित्त आयोग में। एक तो चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं इसके, 4 मेंबर होते हैं। तो 5 लोगों को हो गए ना टोटल, एक चेयरमैन और 5 मेंबर, दोनों को मिलाकर के 5 लोग वित्त आयोग में रहते हैं। ये जो वित्त आयोग है वो एक तरीके का सलाहकार निकाय, एडवाइजरी कमेटी है। गवर्नमेंट को ही एडवाइस देते रहते हैं कि इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करेंगे तो अपने देश की अर्थव्यवस्था ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। एक तरीके से सलाह देते रहते हैं, डिसीजन लेने का इनका काम नहीं है। डिसीजन गवर्नमेंट लेती है लेकिन उनको सलाह देने का काम, जैसे मान लो ये कोई सलाह दे रहे हैं तो ये तो सलाह दे देंगे उनको, उस चीज़ को मानना या नहीं मानना गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सलाहकार निकाय, ये एडवाइजरी कमेटी है ओनली। कौन? वित्त आयोग। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला फाइनेंस कमीशन है, मतलब पहला फाइनेंस कमीशन था, उसके अध्यक्ष कौन था? तो KC नियोगी था। KC नियोगी पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। जो 14वां था, जो लास्ट में आया था, 14वां लास्ट वाला था, उसका कौन है? YC रेड्डी था। YC रेड्डी थे इसके अध्यक्ष। और जो प्रेजेंट में चल रहा है 15वां नंबर का फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, जो भी यहाँ पर हम देख ही लेते हैं, NK सिंह है। आज 5th नंबर पे चलते हैं, लेकिन इससे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है मामला, तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहाँ पर आप शेयर किया कीजिए इसको। अगर कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। और बाकी अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए, ये तो मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर मैंने एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर लेना तो आप सीधे ही ज्वाइन हो जाओगे। लेकिन कभी कभी वो लिंक एरर बताता है किसी किसी स्टूडेंट के, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, उस लिंक के नीचे मैंने टेलीग्राम का एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर ये वीडियो चलते हैं, उनकी PDF तो मैं प्रोवाइड करता ही हूँ, साथ ही साथ और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जिनके वीडियो बना नहीं सकते, टाइम नहीं रहता तो उसके PDF में वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। उसको आप PDF को पढ़ करके समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ समझाने की चीज़ होती है तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, अगर नॉर्मली पढ़ने की चीज़ होती है तो आप उसको पढ़ करके समझ सकते हो। तो PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, वहाँ से आप देख लेना उन PDF वगैरह को। ओके, बाकी अपनी ये सीरीज 2 सीरीज चल रही है जनरल नॉलेज के रिलेटेड। एक तो अपनी 20-20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसमें हम जनरल नॉलेज के 20-20 क्वेश्चन करते हैं। एक अपनी चल रही 30-30 क्वेश्चंस की जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस करते हैं 30-30 एक वीडियो में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी रहते हैं सीरीज़ के अंदर, और आने के चांसेस हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो चीज़ भी इसमें कवर होती है। और अपनी ये वीडियो सीरीज चल रही है, जो अपनी वीडियो कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज होती है, एक वीडियो में एक टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं, 1 वीडियो 1 टॉपिक कंप्लीट, ये वीडियो सीरीज चल रही है। तो 3 वीडियो सीरीज चल रही है, तो आप तीनों को देखा करिए टाइम रहे तो आपके पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। ओके, जब भी टाइम निकले आपके पास तो आप इन वीडियो सीरीज़ को देखा करो। ओके, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज वगैरह किया करो, मैंने नंबर वगैरह दे ही रखे हैं आपके पास। अब बात करते हैं 5 नंबर की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 5 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केग, CAG, आपने सुना होगा केग इस तरीके से। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख राजस्थान क्या का उल्लेख भारत के जो संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 148 में, 148 में मिलता है। उस आर्टिकल के कौन से
5वें पार्ट में। ओके, आर्टिकल 148 के 5वें पार्ट में केग का उल्लेख मिलता है। कार्यकाल इसका वही होता है 6 साल 65 साल, या तो 6 साल पहले हो जाए या फिर 65 साल पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा वो उस टाइम पर रिटायरमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेंटर लेवल पर किसी भी चीज़ का गठन करना है या किसी चीज़ की नियुक्ति करनी है सेंटर लेवल पे, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और स्टेट लेवल की अगर बात आ जाए कि स्टेट लेवल पे अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, आयोग की नियुक्ति कौन करता है, किसी चीज़ का गठन कौन करता है, तो वो कौन करता है? फिर वो राज्यपाल करता है। स्टेट लेवल पर राज्यपाल होता है ना, गवर्नर, वो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका कोई मेंबर बन जाता है उसके बाद में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, जैसा हमने यूपीएससी के लिए देखा वह यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, इसके मेंबर्स को, ये केग के जो मेंबर्स होते हैं ना उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। और तरीका क्या होगा उसको हटाने का? उसका तरीका वही होगा जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का होता है, सेम तरीका होता है इसको हटाने का। ओके, ये जो रिपोर्ट है कौन केग रिपोर्ट्स बनाता है, वो रिपोर्ट्स किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है और गवर्नर को देता है। या तो प्रेसिडेंट को सौंपेंगे ये, या फिर गवर्नर को सौंप देंगे। अगर स्टेट लेवल की हो तो गवर्नर को सौंप देंगे, सेंटर के लेवल की हो तो प्रेसिडेंट को सौंप देंगे, फिर वो उनके ऊपर सलाह मशवरा करते हैं। तो रिपोर्ट किसको देते हैं आपको ध्यान होता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सीएजी कौन था और प्रेजेंट में सीएजी कौन है। तो फर्स्ट जो केग था अपना वो कौन था? वी नरहरि राव। ध्यान रखना कौन था? वी नरहरि राव। और प्रेजेंट में कौन है? राजीव महर्षि है। अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष की बात चल रही है कि फर्स्ट केग का अध्यक्ष कौन था, या फिर अध्यक्ष की बात नहीं चल रही, यहाँ पर केग ही होता है। ये आदमी है, ये आदमी की पोस्ट है, ये पोस्ट है। ओके, पोस्ट का नाम है, ये आयोग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट केग कौन था? वी नरहरि राव था। और प्रेजेंट में केग कौन है? राजीव महर्षि था, महर्षि है प्रेजेंट में। और वी नरहरि राव फर्स्ट नंबर का था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। 6 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। ये भी एक पोस्ट है, पोस्ट का नाम है ये। इस पोस्ट के बारे में कौन से आर्टिकल में मिलता है इसका उल्लेख? आर्टिकल 76 में के पार्ट 5 में। आर्टिकल 76 के पार्ट 5 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है ये। कौन? AGI। AGI की पोस्ट पे जो होता है ना वो सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है? भारत की सेंटर की लेवल की बात है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगर आपको मान लो AGI बनना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश बनने की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशंस है, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए AGI बनने के लिए भी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं पहला AGI कौन था और प्रेजेंट में AGI कौन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला AGI था वो कौन था? MC सेतलवाड़। कौन था? MC सेतलवाड़। और प्रेजेंट में AGI कौन है? KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल। इस टाइम पर जो CAG है, जो सबसे बड़ा न्यायाधिकारी है, कानून अधिकारी है, न्यायाधिकारी नहीं कानून अधिकारी, वो कौन है? KK वेणुगोपाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखो स्टेट की बात आ गई तो यहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये क्या है? राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा कानून अधिकारी है। स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। और जो AGI था वो कहाँ पर था? AGI किसके लिए था? सेंट्रल लेवल पर सबसे बड़ा कानून अधिकारी था, और ये स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा कानून अधिकारी है। इसके बारे में आर्टिकल 105 के पार्ट 6 में बताया गया है, आर्टिकल 165 के पार्ट 6 में बताया गया है। नियुक्ति गवर्नर करता है, मैंने बता दिया। अब देखो जो भी सेंटर लेवल पे था उसकी नियुक्ति, जैसे देखो ये AGI है, इसकी नियुक्ति किसके हिसाब से हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से हो रही है। और अगर इसकी होगी स्टेट लेवल पे तो हाई कोर्ट के हिसाब से, क्योंकि स्टेट लेवल पे कौन क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के हिसाब से इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो आप ये बन सकते हो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो ध्यान रखना आपको, दोनों चीज़ ध्यान रखना कि इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बनने के लिए, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी है, जब भी आप बन सकते हो। और फाइनली अपना है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। मतलब जो ये है ना शेड्यूल्ड कास्ट SC ST है, जो एग्जाम वगैरह हमारे इलेक्शन वगैरह मिलते रहते हैं, उनके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में तो क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट है, SC।
शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब तो एसटी होता है। शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में किसके लिए किस में बताया गया है, आर्टिकल 338 में। और आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 338 ए के अंदर एसटी के बारे में बताया गया है। एससी एसटी जो एग्जाम वगैरह में आरक्षण मिलते हैं वो वाले एससी एसटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 338 में तो एससी के बारे में और 338 ए में एसटी के बारे में बताया गया है। ओके, यहाँ पर अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कुछ एरर दिखाए वो तो आप मैसेज कर देना मुझे, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम नंबर दे रखे हैं, वहाँ से मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो आप शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।